part of your work also involves promoting the Indic thought and India's culture and traditions through your think tank. How far do you think you've been successful, or the think tank has been successful in doing योगा that? देखिए आप तो योगा देखिए, आयुर्वेद देखिए, मिलेट्स देखिए कुछ हर जगह अब इंडिया का अच्छा वो मतलब हो रहा है। कल्चरल एडवोकेसी तो इससे पहले हमने कभी की नहीं एज पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेसी। आपके आइडियाज थे सर? नहीं, मेरे आइडियाज नहीं थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक इस बात को मानना कि कल्चर को लेकर आगे बढ़ना, इंडिया की सॉफ्ट पावर को आगे लेकर चलना और उसको फैलाना, वो तो अब आई थिंक नाउ और एंड नॉट ओनली इन द डीपेस्ट, टू गिव इट क्रेडिबिलिटी, टू गिव इट लेजिटिमेसी, टू गिव इट कि यू नो कि वो करना, वो तो आई थिंक हो रहा है। उसमें हमारे थिंक टैंक ने भी छोटा मोटा काम करते रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते रहते हैं इन आइडियाज़ को। Any new ideas in pipeline? The whole idea of this think tank was कि India is not just so India's collective wisdom didn't really start in 1947, कि उससे पहले इंडिया नहीं था। So we have depends on artificial intelligence is nothing but data, right? So the more data that you have, the better you are, right? हमारे पास तो 3,500 साल का डेटा है। अगर हम उसको कैप्चर करना चाहें, अगर हम ये बोलें कि नहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमारे सारे पूर्वज बंदर थे, उनको कुछ नहीं पता था, तब तो डेटा इररिलेवेंट है। लेकिन अगर हम सोचें कि यार वो तो सन और अर्थ का डिस्टेंस तब भी कर रहे थे, वो तब भी इतने बड़े बड़े टेम्पल्स और ज्योमेट्री कर, अगर वो डेटा है तो आप उसको यूज करिए ना। अब आपके पास में है और आप नहीं यूज कर रहे हो तो आपकी गलती है। अगर आप तो इफ यू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज अ 3,500 year old civilization, at least recorded, probably even more. So then can we start taking that data and started today applying it to see what patterns emerge, which can help us become better in our policy formulation, in better providing solutions to the world and to ourselves. So there is a debate around the introduction of these cultural traditions in the education system, in the textbooks, which is often also, referred as saffronization by certain members of the opposition. What's your view on that? So, of course, I'm not an educationist, so, first I will caveat it by saying that, these are our layman's views, but so you may not, you need to ask this question of an expert. But but I'm also a product of the Indian education system. मैंने भी यहीं स्कूल किया, मैंने भी यहीं कॉलेज किया, मैं भी अपने बच्चे हैं मेरे, मन की भी किताबें टेक्स्ट बुक देखता हूँ कभी कभी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो हमको कहा गया कि जैसे कि जिस तरह हम लोगों को चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसके अंदर एक ओपन माइंड के साथ देखना चीज़ों को, एंड उन चीज देयर इज नो डाउट, आई विल नॉट आर्ग्यू, दे मस्ट बी वेरी वेल रिसर्च्ड, दे मस्ट नॉट बी हेयरसे, दे मस्ट नॉट बी, दे मस्ट मीट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कॉलस्टिक और जो डिलिजेंस एंड जो भी तरीका होता है उसको करने का, विच आर लेड आउट प्रोसीजर्स एंड बीन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। बट वो करने के बाद अगर कोई आइडिया या कोई थॉट है तो उसको आप एक्चुअली बच्चों को पढ़ाइए और समझाइए। भाई आप एक बात मुझे बताइए, जैसे किसी ने सही कहा कि अगर औरंगजेब, maybe my dates wrong, 1700 में मुगल एम्पायर ख़त्म हो गई और 1857 में ब्रिटिश एम्पायर बनी या 1700, तो अगर 100 साल का पीरियड था तो उसको किसी ने तो राज किया होगा ना इस देश में। तो आपने ये कैसे कहा कि हिंदुस्तान हमेशा गुलाम था? पहले हमने तो कभी नहीं पढ़ा, हमने तो सुना पहले मुगल आए फिर अंग्रेज आए, हम तो पिछले 1000 साल से गुलाम है, हमें तो कोई पता ही नहीं। इसमें कोई 100 साल में कोई किसी ने कुछ किया था, वो 100 साल की तो कोई हिस्ट्री बताए, चलो 100 नहीं 50 की बताए, भाई हो सकता है कोई वो था, तो मे बी इट वाज नॉट, मे बी इंडिया डिड हैव अ रिसर्च। अब देखा जब ये करने का देखे अभी तो ये तो सैवरनाइजेशन कर रहे हैं, ये कहा जी यहाँ पर ये, अगर इल्तुतमिश आया उसके बाद बाबर आया वो तो ठीक है, लेकिन अगर औरंगजेब के बाद मराठास आए, कहा जी मराठा लिखने वाले जा रहे अपने केस का, आपने सैवरनाइजेशन शुरू कर दिया, ये मत करिए। अगर मराठा नहीं आए और नहीं था मराठा या सिख हिस्ट्री रेलेवेंट नहीं थी तो इग्नोर कर दीजिए, पर अगर थी तो एटलीस्ट उसको बच्चों को पढ़ाइए, उसको क्यों और ये मत कहिए कि साहब किसी भी कम्युनिटी में आप कोई ऐसी चीज करिए जिससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े।
मतलब उस, क्योंकि अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे हो तो फिर आप एक सेट ऑफ क्लास ऑफ लोगों को बना रहे हो जो अपने आप में बहुत सेल्फ प्राइड करेंगे, ठीक है, और वो तो बहुत गलत बात है। ये कॉलोनियल थिंकिंग ऑफ एजुकेशन थी कि ऐसे लोग मत प्रोड्यूस करिए जो जिनमें सेल्फ प्राइड हो, ठीक है। तो अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपके आर्ट, आपके कल्चर, आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी के बारे में प्राइड जनरेट करता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा कह दें कि नहीं मराठाओं ने जाके काबुल ले लिया था या मराठाओं का अंग्रेजों इंग्लैंड पे हुकूमत, वो नहीं बट अगर आप सच है तो आप उसको हाईलाइट करिए। You said you were a small boy in Pakistan when your dad was posted there. So did you have any inkling that your dad was a super spy? You won't be one, no, if you, even I knew. Many years ago, I had a colleague of my father who was in the IB, batchmate of my father, and at that time so once we had come back, I told him, I said, uncle, ये ना हम हर जगह सुनते हैं ISI, आपकी इंडियन वाली इंटेलिजेंस तो बिल्कुल बेकार है, ठीक है, कभी सुनते ही नहीं IB वालों ने कुछ किया, हर जगह देखा ISI। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली, उन्होंने कहा तुम्हारे बारे में नहीं सुनते हो ना, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर गुड एट इट। तो है ना, अगर सुपर स्पाई वालों के बच्चों को यही पता चल जाए तो फिर वो क्या सुपर स्पाई होंगे। So when did you finally realize that he is one? No, once I came back to India, I realized that before that I didn't even know my father was an IPS officer. I think he used to think he's in the foreign service. So I don't know what he does. I never asked him, and I've never in all these years ever asked him, so I have no idea. So I guess in a thing, there's no culture of discussing work or things at home. But he still asks me what I do. Shaurya, thank you very much. Thank you so much for having me over. Thank you.